बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बता चुका है कि ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है जिसमें आप लेट्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट को Q2 अमाउंट ऑफ हीट को LTR से एब्जॉर्ब करें और उसको डायरेक्टली HTR की तरफ ले जाए। आपको यहाँ पर इनपुट वर्क देना पड़ेगा। तो वर्क देन will take this, extract this heat from LTR and reject it to HTR. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो again Q1 will be equal to Q2 plus delta W. Still जो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला है Q1 minus Q2 is equal to delta W, just like heat engine. अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर LTR से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एट द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्क और उसको ले जाता है HTR की तरफ। अब यहाँ पे हमें दो आउटपुट्स मिल रही हैं और उन दो आउटपुट्स की वजह से हमारे पास रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जैसी दो डिवाइसेस बन रही हैं। वो दो आउटपुट्स क्या हैं? पहली आउटपुट ये है Q2 को एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज योर वन आउटपुट, ठीक है। दूसरी आउटपुट क्या है? HTR को Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करना। यहां पर रूम ठंडा हो रहा है, या फ्रिज की अगर बात की जाए तो फ्रिज के कंपार्टमेंट में आपने गर्म दूध रख दिया है, तो ये उससे हीट एक्सट्रैक्ट करके कमरे को दे रहा है। तो यहाँ पे फ्रिज का कंपार्टमेंट, उसकी तो कूलिंग हो रही है, लेकिन रूम हीट अप हो रहा है, रूम इज हीटिंग अप। तो अब दो फायदे हैं इसके, कंपार्टमेंट को ठंडा करना ताकि जो फूड का टेम्परेचर है वो कम हो जाए और वो प्रिजर्व हो सके, और सर्दियों में ये एज अ हीट पंप एक्ट करके रूम को ठंडा भी कर सकता है। यानी फ्रिज को सर्दियों में कमरे के अंदर रखना चाहिए ताकि जो भी हीट वो फ्रिज के कंपार्टमेंट से एक्सट्रैक्ट करे वो कमरे में दे दे। तो यहाँ पे जो डिवाइस, इस आउटपुट की वजह से जो आपको डिवाइस मिल रही है, दिस डिवाइस इज योर हीट पंप, और यहां पे इसकी वजह से ये जो कूलिंग कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को, अब यहां पे एफिशिएंसी नहीं आती, यहां पे आता है कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे जो टर्म हम डिफाइन करेंगे वो होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में फिर आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक रेफ्रिजरेटर को देंगे और एक हीट पंप को देंगे। अगर आप रेफ्रिजरेटर को देंगे तो रेफ्रिजरेटर के हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग, और कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, वही आउटपुट बाय इनपुट चेक करें, द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम LTR टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये आपकी इनपुट है, दिस डेल्टा W इज योर इनपुट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग को, द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम LTR टू वर्क डन पर साइकिल या each cycle. This is your coefficient of cooling. Simply इसको eta c लिख सकते हैं, तो it is equal to Q2 divided by delta W. अब यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको वर्क डन का फॉर्मूला मिल रहा है, वर्क डन is equal to Q2 divided by eta. Unlike heat engine, कंपैरिजन और कंट्रास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप हीट इंजन में कर रहे थे तो उस वक्त आपके पास ईटा जो था आउटपुट बाय इनपुट, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1 था, यहाँ पे ईटा जो है वो Q2 डिवाइडेड बाय डेल्टा W है। तो इनपुट आउटपुट का फर्क है, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दें वर्क डन की, तो Q2 वर्क डन हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 आपने इससे आगे सॉल्व नहीं करना है इसे, ठीक है।
टेक्स्ट बुक में गलती हुई है, उन्होंने ईटा सी को Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2 करके स्प्लिट करके Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस 1 लिख दिया, जो कि गलत है। पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर Q2 उस रिजल्ट के ऊपर डिवाइड होगा। ये स्प्लिट नहीं हो सकता, ये कोई एलसीएम नहीं है दो फैक्टर्स का। तो ये आपके पास गलत ऑपरेशन है, इसको आपने यूज नहीं करना। ये आपका फार्मूला इस फॉर्म में या फिर टेम्परेचर्स की फॉर्म में T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 रहेगा। तो ये रहा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कूलिंग और ये वर्क डन का फार्मूला। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है और ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये फाइनल एफिशिएंसी का फार्मूला। इस पे एमसीक्यूज बुक में जो एमसीक्यूज है मेरी, उनको जरूर सॉल्व करें, वो काफी इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हीट पंप की तरफ चलें, तो ये दूसरी आउटपुट को देखें, तो आप कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग यहां पे डिफाइन करेंगे। Coefficient of heating, just like coefficient of cooling, coefficient of heating will be defined as तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने हीट एक्सट्रैक्ट की थी एट द कॉस्ट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रही है, रूम को हीट अप करना है, तो आउटपुट है Q1 अमाउंट ऑफ हीट, जो कि इनपुट डेल्टा Q की डेल्टा W की वजह से LTR से LTR की तरफ आई। तो हीट rejected to HDR or input work या work done per cycle। तो eta H is equal to this is Q1 over delta W। तो अब अगर यहां से डेल्टा W की वैल्यू निकालें तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 ओवर ईटा। तो ये हीट पंप के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला, ये हीट पंप के लिए वर्क डन ईच साइकिल। और अगर आप वर्क डन की वैल्यू पुट कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू Q1 ओवर Q1 माइनस Q2। ये आपके पास रिजल्ट होगा, इसको भी फर्दर स्प्लिट नहीं करना, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज डायरेक्टली इक्वेशंस आपके सामने आ सकती है कि बताएं व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग ऑफ हीट पंप। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बुक में फिर आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फाइनली हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी बेसिकली डिफाइंस द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम। एंट्रोपी हमारे पास क्या इंडिकेट करती है? द अनअवेलेबिलिटी ऑफ energy of a system is called as entropy, or it is also defined as a measure of disordered state of a system is called entropy। देखें, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। आपने हीट दी सिस्टम को, एक हिस्सा है इंटरनल एनर्जी में और दूसरा हिस्सा वर्क डन करने में इस्तेमाल होगा। लेकिन सेकेंड लॉ की हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दी, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखी, कोई क्वांटिटेटिव बेसिस नहीं है। तो रुडोल्फ क्लॉसियस ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्वांटिटेटिव बेसिस देने के लिए एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। The concept of entropy is introduced
was introduced by R. Clausius, Rudolf Clausius, to give quantitative basis to second law of thermodynamics. इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.